हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम वैसे तो करंट अफेयर्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 7 से 8 मिनट के बीच में 30 टू 25 क्वेश्चन आपको देकर जाते हैं, लेकिन अभी मैंने सोचा कि लोगों को एडवांस मैथ में ज़्यादा दिक्कत रहती है, वो सिर्फ प्रॉब्लम आती है फॉर्मूला ना याद होने की वजह से। तो आज हम यहाँ पर मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले देखेंगे अपने इस वीडियो में। आप इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय ना हो वीडियो देखने का तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें जो चैप्टर समाहित है, पहला वृत्त है, दूसरा आयत, तीसरा वर्ग है, चौथा है त्रिभुज, पांचवा है समांतर चतुर्भुज, छठा है समचतुर्भुज, सातवां है समलंब चतुर्भुज, आठवां है घन, नौवां है घनाभ, 10वां है बेलन, 11वां है खोखला बेलन और 12वां है शंकु, 13वां है शंकु का छिन्नक, 14वां है गोला, 15वां है अर्धगोला और 16वां है गोलीय कोष। तो ये चैप्टर्स आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। इस नोट्स को मैंने सर्च किया है, मतलब फेसबुक चला रहा था तो वहाँ से मुझे मिल गया। देखिए वृत्त जो है वो गोल होता है, ये सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वृत्त में उसे हम कहते हैं जीवा। ये आपको पता होगा, ना पता हो तो मैं बता दूं। और केंद्र से वृत्त के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या। बस खेल इतने में ही खत्म हो जाता है वृत्त का। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है, क्योंकि दोनों पॉइंट होते हैं उसमें, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये व्यास कहलाती है। और ये सेंटर से होकर जाती है, इसलिए इसे व्यास कहा जाता है और ये सबसे बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये आपको याद रखना, जैसे आपसे r निकलवाए तो यहाँ पर d/2 आपको कर देना है। अगला पॉइंट है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr। आप पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं या 22/7 भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेसिमल में अगर आपका आंसर आ रहा हो तो 3.14 रख सकते हैं। अगर बटा में आंसर आ रहा है या सादा आंसर आ रहा है तो 22/7 से डायरेक्ट काट दीजिए। अगला पॉइंट है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आपको सबको पता होगा, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अगला जो पॉइंट है शंकु का छिन्नक। इसका शंकु का छिन्नक ऐसा होता है कि ऊपर से कटा हुआ होता है। हालांकि शंकु कैसा होता है? ये होता है शंकु। शंकु होता है इस प्रकार का। इसको हम कहते हैं एल यानी तिरछी ऊंचाई, ये होती है ऊंचाई यानी हाइट, और ये होती है इसकी आर। नीचे एक्चुअली क्या होता है, इसमें वृत्त होता है और जब छिन्नक कहते हैं उसको बीच से काट दिया जाता है तो ये छिन्नक बन जाता है। आप बाल्टी इसका उदाहरण ले सकते हैं। शंकु छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πl। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ πl कोष्टक में r1 + r2। अब r1 r2 कहाँ से आ गई? देखिए जैसे ये छिन्नक है, आपको मैं समझा भी दूं, ये छिन्नक है तो इसको आप r1 मान लेंगे और इसको r2 मान लेंगे, या इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घटाने का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह, इसी वजह से। और अगर घटाने का चिन्ह होता तो बड़े से छोटे को आप घटाते। अगला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर शंकु का छिन्नक का आयतन ये होता है 1/3 πh। देखिए मैं साफ दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 1/3 πh r1² + r1 r2 + r2 का स्क्वायर, यानी कि जो शंकु का छिन्नक का आयतन होता है ये होता है। आप याद रख लें, जो भी जितने भी ऐसे फिगर हैं जिनमें एक नोक होती है और नीचे फैलाव होता है, कुछ भी हो, चाहे वो पिरामिड हो, चाहे शंकु हो, चाहे छिन्नक हो, कुछ भी हो, आपको क्या लगाना है? आयतन के पहले 1/3 का गुणा जरूर करना है। किसी का भी आयतन अगर निकालना चाहें आप कभी भी फेल नहीं होंगे। जैसे कि अगर किसी ने कह दिया कि संपूर्ण त्रिभुज का जो प्रिज्म है उसका आयतन निकालना है आपको, तो इस प्रकार से, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 1/3 गुणा करना पड़ेगा इसका, और फिर देखिए पाई और मतलब आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई कर दिया जाता है।
तो इसका आंसर निकल आता। किसी का भी आपको प्रिज्म का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके 1/3 से भाग दे दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला जो पॉइंट है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर अंडर रूट में h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर R1 माइनस R2 है, तो आप बड़े को R1 मानेंगे और छोटे को R2 मानेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप जब PDF डाउनलोड कर लेंगे। देखिए आयत है, आयत तो आप सभी को पता होगा, प्रत्येक कोण समकोण 90 अंश का होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, ये वाली मतलब देखिए आमने सामने की भुजा कैसी, जैसे ये है अगर हमारा आयत, तो ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। और आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर 2 का गुणा कर दीजिए, उसका परिमाप निकल आएगा। एक्चुअली परिमाप क्या होता है, जो जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट तक घूम घाम कर आ जाए तो इसे परिमाप कह देते हैं। कोई भी आकार हो, चाहे वृत्त की परिधि कह लें, वो भी परिमाप है। आयत का परिमाप यानी कि यहाँ से हम चले, यहाँ तक चले, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ आ गए, तो इसे हम परिमाप कह देंगे। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी A इंटू बी, ये आपको याद रखना है। आयत का जो विकर्ण होता है ये काफी पूछ लिया जाता है, D बराबर अंडर रूट A² प्लस B²। अब इसका प्रचलन है अभी हाल फिलहाल में, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो थोड़ी लड़के याद नहीं कर पाते, लेकिन कोई ज़्यादा कठिन फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप जो है इसको बेसिक मेथड से लगा सकते हैं। भाई 90 अंश का कोण होता है, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है, ये इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ये कर्ण आपको निकाल देना है, तो कर्ण को ही विकर्ण कहते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखिए चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समचतुर्भुज एक्चुअली होता क्या है, ये जैसा ये वर्ग होता है हमारा, वर्ग से मिलकर बना होता है समचतुर्भुज, इसको टेढ़ा कर दिया जाता है बस। चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है समचतुर्भुज में, जो वर्ग होता है इसमें समांतर भी होती हैं भुजाएं, इसमें जो मतलब 90 अंश का कोण होता है इनके भुजाओं के बीच में, लेकिन इसमें 90 अंश का कोण नहीं होता। इसमें जो है विकर्ण आपस में परस्पर लंब होते हैं यानी 90 अंश के होते हैं, बाकी भुजाएं लंब नहीं होती। इसका जो परिमाप होता है सेम 4a होता है, यानी कि 4 गुणे भुजा, चारों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल जो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1d2 1/2 इंटू d1d2। ये फॉर्मूला आपको वर्ग में भी काम दे जाएगा और समचतुर्भुज में भी, ये आपको हम बता दें। वर्ग देखिए यहाँ पर, अगर ये वर्ग मैंने आपको बता ही दिया, चारों भुजाएं बराबर समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ऐसा लेकिन समचतुर्भुज में नहीं था। वर्ग का परिमाप देखिए 4a होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है A², क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का विकर्ण जो होता है A√2, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल आता है, जैसे मैंने आयत में बताया। समांतर चतुर्भुज देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या है, एक्चुअली आयत का ही एक रूप है। आयत में 90 अंश के कोण होते हैं भुजाओं के बीच में, लेकिन समांतर चतुर्भुज को थोड़ी टेढ़ा कर दिया जाता है, मार पीट करके टेढ़ा कर दिया तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इसमें कंडीशन होती है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आयत में भी करते हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों योग समांतर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब इसका परिमाप देखिए, परिमाप भी आप सेम वैसे ही निकाल देंगे जैसे आयत में निकालते थे। क्षेत्रफल भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, लेकिन एक अंतर हो जाएगा, एक भुजा का गुणा करेंगे और एक ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे लेंगे, देखिए ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। ऊंचाई हम कहाँ से लेंगे, किसी भी पॉइंट से ऐसे ले लेंगे, या फिर इस पॉइंट से ऐसे लेंगे और इसको बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे, तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। इसका गुणा हम करा देते हैं। बिल्कुल आसान है समझना एडवांस मैथ को, लेकिन काफ़ी लोग डरते हैं एडवांस मैथ से। देखिए भुजा के रूप में हमेशा आधार वाली भुजा ली जाती है, ये आपको याद रखना। आधार का मतलब देखिए आप ये वाली भुजा ले सकते हैं, या तो ये या तो ये, आप इन दो में से किसी को भी आधार बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है घन। देखिए घन में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं कहाँ से, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन भुजाएं होती हैं।
घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन तीनों भुजाएं होती हैं बराबर, क्योंकि इसमें कितने वर्ग होते हैं ये आपको याद रखना। 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग इसमें समाहित होते हैं घन में, ये आपको याद रखना है। इसमें पूछ लिया जाता है कोर कितनी होती है, तो कोर भी आपको गिनना पड़ेंगे। 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8, इस प्रकार से ये शीर्ष हो गए। सॉरी, कोर आप ऐसे गिन सकते हैं, कोर मतलब भुजा होती है। ठीक है, 3 जोड़ी समांतर सतहें होती हैं इसमें, और सभी सतहें वर्गाकार होती हैं। 6 फलके होते हैं जो मैंने बता दी। फलकों का मतलब है वर्ग। कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग, यानी कि 6 फलक। घन का विकर्ण की लंबाई जो होती है a√3, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या थी? a√2 थी। यहाँ पर क्या हो गया? a√3 हो गया घन में। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखे तो a² होता था। अब लेकिन 6 वर्ग जुड़े हैं तो 6 का गुणा कर दिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर 4a²। अब पार्श्व क्यों कह दिया? पार्श्व का मतलब ये है जो किनारे किनारे से हमें दिखाई दे रहा है। देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, ठीक है, और 4। ये तीसरा और ये चौथा, 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर नीचे के नहीं जोड़े जाते पार्श्व में। ये आपको याद रखना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा किनारे के जोड़े जाते हैं। अगर हम खड़े हो जाएं कहीं से भी, जैसे अगर ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर ये घन रखा हुआ है, ये घन रखा हुआ है, देखिए आपको हम बता दें, ये घन रखा हुआ है अगर, तो वो कितने भाग को देख सकता है? अगर वो घूम कर भी जाएगा तो वो ऊपर नहीं देख पाएगा, ना नीचे देख पाएगा। ठीक है, वो किनारे किनारे पूरा देख लेगा, तो उसे हम कहेंगे पार्श्व। पार्श्व माने होता है देखना, जो देख पाए। ठीक है, घन का आयतन तो यहाँ पर एक ही होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयतन का मतलब होता है 3 भुजाओं का गुणा। आयतन का मतलब 3 भुजाओं का गुणा होता है। कहीं भी आयतन पूछ ले, आपको 3 भुजाएं गुणा करानी पड़ेंगी, चाहे वो 2 भुजाएं सेम हो, 1 भुजा अलग। ये आपको याद रखना, क्योंकि मीटर क्यूब इसका इकाई होती है। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं। हालांकि देखिए PDF क्रम से नहीं लगी है, लेकिन फिर भी आप लोग समझदार हैं इतने तो। देखिए समकोण त्रिभुज में 90 अंश का ये कोण होता है, लंब कहते हैं हम। देखिए जो जिस भुजा पर समकोण त्रिभुज बना होता है उसे हम आधार कहते हैं, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हम विकर्ण कहते, सॉरी कर्ण कहते हैं उसको। विकर्ण लिखा हुआ है लेकिन इसको हम कर्ण कहते हैं। और एक भुजा जो बचती है उसको हम लंब कहते हैं। अब लंब को भी हम डिफाइन कर दें, कैसे? देखिए जब हम पाइथागोरस में, सॉरी त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति में लंब हम उसको मानते हैं, जैसे हमें थीटा ये है, थीटा कोण है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे, अगर आप थीटा के सामने वाली भुजा को लंब नहीं मानेंगे, इसको लंब मान लिया आपने, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये आपको त्रिकोणमिति में याद रखने वाली बात है। लेकिन पाइथागोरस में आपको ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना चाहते हैं आप ओनली समकोण में, तो आप या तो इसको लंब मान लीजिए या इसको आधार मान लीजिए। इसको भी आधार मान सकते, इसको भी आधार मान सकते, सॉरी इसको भी लंब मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जैसा करिए, लेकिन त्रिकोणमिति में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे मुझसे, अगर मैथ पढ़ना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा भी सकता हूं। आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। देखिए परिमाप जो है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मैंने बताया चाहे जितने भुजा हों, 8 10 15 20 50 100, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपको याद रखनी है। अब आधार ये है a और ऊंचाई ये है, हम लंब को ऊंचाई कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधे परपेंडिकुलर होता है। ऊंचाई कैसी होती? किसी भी भुजा पर सीधी लंब हो जाए, 90 अंश का कोण बनाया जाए, उसे हम कहेंगे ऊंचाई। आप ये नहीं कहेंगे कि किसी भी भुजा पर 60 अंश का कोण बनाए तो भाई साहब ये ऊंचाई नहीं होगी, ये आपकी गलती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, समकोण त्रिभुज में विकर्ण का सॉरी देखिए समकोण त्रिभुज में विकर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्ग योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कैसे? ये है हमारा समकोण त्रिभुज,
ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो जो कह रहा है, जो लाइन लिखी हुई है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण यानी कि सी का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। हम इसी को कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय कई लोगों को नहीं बनती है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होते हैं, देखिए ये होता है दो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो भुजाएं समांतर होती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगी। ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा समांतर होती है। ये आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। देखिए आपको करना क्या है, समलंब में आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाला खेल ही नहीं है। इन दोनों भुजाओं को जोड़ देना है और ऊंचाई से गुणा करा देना है, 1/2 का भाग दे देना, बस ये आपका क्षेत्रफल निकल आया। हम लोग आयत में क्या करते थे, आयत में भी आप विकर्ण से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। वह क्षेत्रफल का मतलब होता है दो भुजाओं का गुणा और आयतन का मतलब होता है तीन भुजाओं का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने काफी डिटेल से आप लोगों को बता दिया, वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर देखिए बेलन जो है इसे हम क्या कहेंगे, तो ये एक सिलेंडर होता है। बेलन में क्या होता है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग ये दोनों बराबर होते हैं, ये आपको याद रखनी है। यानी कि दोनों भाग की त्रिज्या बराबर होती है। अगर बराबर ना हो त्रिज्या तो फिर क्या बन जाएगा, अगर बेलन की दोनों त्रिज्याएं बराबर ना हो ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा छिन्नक शंकु, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये चीजें कोई बताता नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दी है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है, ये आपको याद रखना है। 2πRh कैसे, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है वो, तो अब आपको चाहिए कि या तो ऊपर वाला वृत्त ले लो या नीचे वाला वृत्त, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब देखिए जो आपको दिखाई दे रहा हो वक्र पृष्ठ का मतलब जो आप देख सके, जो आप छू सके, ठीक है। आप अगर बेलन को इस तल से रख दिया तो ये तो आप छू नहीं पाएंगे, आप ये वाला वृत्त जरूर छू पाएंगे और ये ऊंचाई को आप छू पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वृत्त का जो हमने परिधि निकाल ली 2πr और h से गुणा करा दिया, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए दो भुजाएं r और h दो भुजाएं होंगी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 2πr r प्लस h, पहले हम इसको डिफाइन करें कैसे, अगर हम इसका गुणा करा दें 2πr स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2πr h हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2πr स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि दो वृत्त हैं इसके, कैसे देखिए दो वृत्त हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल ये हो गया और वक्र पृष्ठ से हम गुणा करा देंगे तो इसका क्या निकल आएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन में 1/3 का गुणा नहीं किया जाता। जिस भी आकृति में ऊपर नोक हो और नीचे फैलाव हो उसमें 1/3 गुणा किया जाता है, बेलन के आयतन में गुणा नहीं किया जाता, सीधे πr² h यही सूत्र लगा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर। अब समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण त्रिभुज भी आ सकता है, आधार लंब बराबर हो सकते हैं, या आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ और ये समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ। आपको याद रखना है भुजाओं के आमने सामने के कोण ये बराबर होते हैं, यानी इसमें ये कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें ये कोण बराबर हो जाएंगे। देखिए एक कंडीशन होती है जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो ये दोनों कोण कितने अंश के होते हैं, 45 के। क्यों होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर पहले से 90 है और 45 दोनों 90, यानी कि दोनों 45 के, ये आपको याद रखना है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान लंबाई की होती है, यानी बराबर होती हैं। अब अगर हम परिमाप याद करें तो परिमाप को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दो भुजाएं बराबर तो 2a हो गया, एक भुजा अलग है तो b, उसको जोड़ दिया, ठीक है।
इसका जो क्षेत्रफल होता है, देखिए क्षेत्रफल हो गया 1/2 a² क्यों कर दिया गया है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। आप 1/2 देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसने जो ये लगाया है, ये लगा दिया है यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज वाला, इसकी ए बराबर है, ठीक है। अब अगर आप इसमें अगर लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे, पहले आपको इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसकी आपको ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पर ये 90 अंश हो जाएगा। आप पाइथागोरस लगा दीजिए, इस भुजा को आप आधा कर दीजिए 1/2 और इसको पूरा रहने दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आपकी ऊंचाई निकल आएगी। जो विकर्ण होता है, देखिए विकर्ण होता है d यानी कि a√2, विकर्ण यानी कि कर्ण कहाँ से निकलेगा, ये जो यहाँ पर देखिए ये कर्ण इसकी बात कर रहा है कि जब ये आप निकालेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये लग जाएगा, बाकी सभी समद्विबाहु त्रिभुज में ये आप नहीं लगा पाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो है यह देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये तो एक अलग प्रकार हो गया। यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, ये आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। और इसका अर्ध परिमाप, देखिए इसका बहुत यूज मिलता है सवालों में, अर्ध परिमाप का। और ये जो सूत्र है इसे कहते हैं हीरो सूत्र, त्रिभुज के हीरो सूत्र है ये, ठीक है। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग कर देंगे और उसको आधा कर देंगे। भाई तीनों भुजाओं का योग हो गया परिमाप, और परिमाप को हमें आधा करना है, नहीं अर्ध परिमाप, तो आधा कर देंगे। और क्षेत्रफल निकाल देंगे, अंडर रूट के अंदर s, फिर अगले कोष्टक में s माइनस a, अगले कोष्टक में s माइनस b और अगले कोष्टक में s माइनस c, यानी कि अर्ध परिमाप। और फिर अर्ध परिमाप से तीनों भुजाएं हम घटाएंगे, उनका गुणा कराएंगे और अंडर रूट निकालकर ये विषमबाहु का क्षेत्रफल निकल आता है। यहाँ पर देखिए शंकु जो होता है आपको मैंने बता दिया है, ऊपर इसमें नोक होती है, नीचे फैलाव होता है, ये शंकु होता है। ये L है तिरछी ऊंचाई, ये H है और ये R है यानी त्रिज्या है। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, अब देखिए L यानी तिरछी ऊंचाई आप कैसे निकाल सकते हैं, L² बराबर H² प्लस R², पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो होता है πRL। अब πRL देखिए कहाँ हो गया, πRL जो वक्र पृष्ठ। अब देखिए इसमें ऊपर तो कुछ है नहीं ना, नीचे का जो वृत्त है वो गायब है, हम इसको छू ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो हम पाई और R हम मान लेंगे एक कंजुगेट RL, इसका गुणा हम करा देते हैं। ये आपको थोड़ी ध्यान में रखना पड़ेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है πR और L प्लस R एक कोष्टक में। अब इसको हम अगर फोड़ेंगे, देखिए πR² प्लस πRL, जिस प्रकार से बेलन में था उसी प्रकार से शंकु में, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का गुणा करा दिए तो संपूर्ण पृष्ठ निकला है। और जो शंकु का आयतन है वो होता है 1/3 πR²H, ये आपको याद रखना है। देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πR² होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 πR² होता है। और गोले का जो आयतन होता है 4/3 πR³ होता है। देखिए गोला को आप गेंद कह सकते हैं, बॉल। वृत्त जो होता है वो चपटा होता है, बॉल जो होती है वो फूली हुई होती है, उसमें हल्की सी आप कह दें तो ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी आप कह लें। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है देखिए 3 πR² होता है। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 πR³, यह आपको याद रखना है। खोखला जो गोला होता है इसे गोलीय कोष कहते हैं। तो गोली कोष में दो त्रिज्याएं होती हैं, खोखला होगा गोला यानी कि बीच में कुछ नहीं होगा और किनारे किनारे भरमाल होगा उसमें, ठीक है। तो पहली त्रिज्या जो बाहरी त्रिज्या बड़ी हो गई और दूसरी त्रिज्या यानी कि छोटी वाली। तो उस जैसा गोले का आयतन होता है सिर्फ वैसा ही होता है। यहाँ पर देखिए R³ की जगह R1³ माइनस R2³ हो गया, बस और कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग मतलब एक कोण का योग 60 डिग्री होता है, यानी कि तीनों कोण 60 अंश के होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी। और अगर 20 से भुजा डाल दें उसे ऊंचाई कहते हैं और इसी ऊंचाई को हम इसकी माध्यिका कहते हैं,
ये भी आपको याद रखना। तीनों भुजाएं समान होती हैं, परिमाप होता है 3a, ठीक है, परिमाप 3 होता है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आपको याद रखना है। और देखिए अगला पॉइंट है घनाभ। अब अभी हमने घन पढ़ा था, घन में जो तीनों भुजाएं थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर थी। इसमें क्या होता है, तीनों अलग अलग। फलक कितने होते हैं, फलक इसमें भी 6 होते हैं, उसमें भी 6 थे। देखिए घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष उसमें भी थे, 12 कोर उसमें भी थी, 12 कोर इसमें भी थी, इसमें भी है। 6 फलक उसमें भी थे, 6 फलक इसमें भी है। 4 विकर्ण उसमें थे, 4 विकर्ण इसमें। सब समानताएं, विषमता सिर्फ एक है कि इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं, उसमें तीनों भुजाएं बराबर है। देखिए यहाँ पर सभी सतहें आयताकार होती हैं, उसमें क्या था, सभी सतहें वर्गाकार होती थी। घन में चारों विकर्ण बराबर होते हैं, उसके भी चारों विकर्ण बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। घनाभ का जो विकर्ण होता है, ये आपको देखिए घनाभ का विकर्ण है √a² + b² + c²। बस इसी तरह अगर घन का विकर्ण पूछ ले तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √ के अंदर a√3, ये होता ही होता है। बस आपको इतना याद रखना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2ab + bc + c, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ये बस इसका गुणा कराना है। घनाभ के जो उदाहरण होते हैं, माचिस की डिब्बी आप ले सकते हैं या फिर ईंट, ये आपके उदाहरण हो गए। देखिए अगला जो पॉइंट है ये है खोखला बेलन, और ये लास्ट पॉइंट होगा अपना खोखला बेलन। हमने अभी खोखला शंकु यानी कि छिन्नक पढ़ा था, ये है खोखला बेलन। खोखला बेलन में क्या होता है, 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। उसमें भी 2 त्रिज्याएं थी, छिन्नक में एक ऊपर वाली छोटी थी, नीचे वाली बड़ी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली 2 बेलन होते हैं, बेलन के अंदर बेलन को हम क्या कह देते हैं, खोखला बेलन हम कह देते हैं। बस अंदर वाले बेलन की त्रिज्या और बाहर वाले बेलन की त्रिज्या, बस इतना आपको याद रखना। खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता था 2πRh, ठीक है। यहाँ पर r की जगह क्या हो गया, r1 + r2 हो गया, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको याद करना पड़ेगा, कैसे, 2πr r1 + r2h, ठीक है, 2πRh + 2πr² की जगह r1 का स्क्वायर - r2 का स्क्वायर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी क्वेश्चन इसके रनिंग में नहीं है कंपटीशन में, लेकिन फिर भी एसएससी वगैरह में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πh r1² - r2²। तो देखिए कुछ नहीं है, जितना उसमें है उसमें क्या होता था πr²h उसमें होता था, और यहाँ पर स्क्वायर की जगह r1² - r2² कर दिया, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और सभी स्टडी ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने भाई के लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एडवांस मैथ की क्लासेस ले आऊँगा, मुझसे जितना इजी वे से आपको समझाने बनेगा मैं आप लोगों को समझा कर जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय।